हमें यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया की बात करेंगे तो हमें इंडिया में आप जानते हो कि पॉपुलेशन बिलियंस में और एरिया काफी कम है, ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया हमारे पास है। तो इसीलिए हम लोग गहन कृषि करते हैं, हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव मीन्स कि आपको जो लिमिटेड आपके पास लैंड है उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना। ऑलराइट, और वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बेस्ट इनपुट्स, लाइक जो पंजाब में फार्मिंग होती है, जो हरियाणा में फार्मिंग होती है, या जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फार्मिंग होती है, ये जो फार्मिंग होती है ये बेस्ट होती है, क्योंकि इससे ना सिर्फ पूरे इंडिया में फूड सप्लाई होता है, बल्कि ये जो है हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इन राज्यों में अच्छी प्रोडक्शन होगी तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर जो भी हमारे भारत के जो पॉपुलेशन है उसको हम सर्वाइव करा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। Then can you name some of the states of India where such farming is practiced? तो मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता दिया, where intensive subsistence farming is practiced, your वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। और यहाँ पे कौन सी फसल मेन होती है? पंजाब किसमें आगे है, किस चीज में आगे है? वीट, जो हमारा स्टेपल क्रॉप है, स्टेपल क्रॉप हमारा राइस और वीट है, तो वीट में सबसे जो है आगे है हमारा पंजाब। So the right of inheritance leading to the division of land among successive generation, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में एक राइट है ना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमारे 4 बच्चे, तो चारों बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का। तो ये जो सिस्टम है, इससे क्या हो रहा है कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं दे आर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर विद द टाइम। ठीक है, अभी आपके पास मान लो 5 एकड़ जमीन है, आपके 2 बच्चे हैं, आपने उसे 2.5 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बंटवारा कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, अब वो 2.5 एकड़ भी 1.25 एकड़ में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जमीन जो होती है इंडिया में, जो खेतों का साइज है, लैंड होल्डिंग का साइज है, वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? स्मॉल हो रहा है। और जितने छोटे खेत होंगे उतना ही वो क्या होता है? अन इकोनॉमिकल होता है, मतलब आपको बहुत प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत एडवांटेजेस नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप एक तरह की क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना खेत है, आपने उसमें मान लो गेहूं ग्रो किया तो कितना गेहूं हो जाएगा उसमें, या कितना राइस होगा, क्योंकि प्लॉट का साइज कम है, तो वो आपके ही सिर्फ टेक केयर के लिए होगा, आप उसमें से एक्सेस प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि आप उसे मार्केट में बेच सकें। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देन द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood, thus there is enormous pressure on the agricultural land। ये सब प्रॉब्लम आपको बताई जा रही है। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिटेड लैंड है और फार्मर्स उसी लैंड को बार बार क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो लिमिटेड एग्रीकल्चरल एरिया है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और आप सोचिए कि जो पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट्स हैं, यहाँ पे हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1968 के टाइम में, ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, उस समय फार्मर्स ने बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया। HYV सीड्स का नाम सुना है आपने? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ये जो बीज होते हैं उनको इरिगेशन अच्छा चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर चाहिए, इनको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। तो फार्मर्स ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बिना सोचे समझे बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज के टाइम में वहां पे जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो गया है ना। जो सॉइल का जो एक अपना नेचुरल पीएच वैल्यू होती है, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, वो डिक्लाइन हो गई है। तो ये उस समय तो हमें बहुत फायदा हुआ, लेकिन अभी जो है वहाँ के जो फार्मर्स है दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल डिग्रेडेशन। देन जो वाटर टेबल है इट हैज आल्सो लोअर हो गया है, कम हो गया है पानी, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में आप ट्यूबवेल यूज कर रहे हो, वेल यूज कर रहे हो, ताकि आप खेतों में सिंचाई कर सको। तो इससे क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे हो गया है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल समझते हो ना, जो ग्राउंड वाटर होता है। तो ये सारी समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स जो है आ रही हैं। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल फार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट, कमर्शियल इज अपोजिट ऑफ सबसिस्टेंस। कमर्शियल मीन्स वाणिज्य। वाणिज्य इज द व्हेन प्रोडक्शन इज डन फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, जैसे हमारे जो छोटे किसान होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, फॉर सब्सिस्टेंस पर्पस। लेकिन जो हमारे बड़े किसान होते हैं इनके पास बहुत जमीनें होती हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत लैंड होल्डिंग अनइकोनॉमिकल ही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, ऐसे ये जो हमारे राज्य है वहाँ पे है फार्मर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग जिसमें आप मार्केट में सेल करते हो MSP प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और तभी तो हम लोग के पास, हम लोग जो ये खरीदते हैं, चाहे राइस है, चाहे व्हीट है, जो भी हम ये चीजें खरीदते हैं, तो वो कैसे हमें मिल रही है? बिकॉज जो हमारी कमर्शियल जो फार्मर्स हमारे लिए कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। ठीक है,
तो अब उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, आपको पता है कोई भी चीज मार्केट में सेल होने के लिए होती है तो दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो अभी लोग क्या क्या यूज करते हैं, हाइयर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें बेस्ट क्वालिटी के मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अगर आप नॉर्मल बीज यूज करोगे तो उससे प्रोडक्शन बेहतर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, जैसे वीट है या राइस है, इसकी HYV सीड्स आती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, इनको जो है रिसर्च करके इनको बनाया गया है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर जानते हो ना, जैसे यूरिया है या फॉस्फोरस है, इस तरह के जो है केमिकल्स डाले जाते हैं खेतों में ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। देन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स है उसमें कीड़े ना लगे या कोई वीड, कोई अनवांटेड प्लांट उसमें ना ग्रोथ हो जो कि पूरे फसल को खराब कर दे। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में वीट और राइस दोनों को ग्रो किया जाता है, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा चाहे वो चावल ग्रो करें चाहे वो राइस ग्रो करें, तो सॉरी राइस या वीट जो भी ग्रो करते हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए होता है, ठीक है। अगर पंजाब और हरियाणा में राइस कल्टीवेशन हो रहा है तो वो किस लिए होता है, फॉर सेल इन द मार्केट, पूरे इंडिया में उसको बेचा जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो चावल की खेती बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल में, वो बेसिकली किस पर्पज के लिए होती है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि बेचते नहीं, उसको भी एक्सेस होता है तो उसको भी बेचा जाता है, लेकिन मैक्सिमम फार्मर्स वहाँ पे जो कल्टीवेशन करते हैं दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ताकि वो खुद कंज्यूम कर सके, ठीक है। वैसे ही आपका जो उत्तर प्रदेश है या फिर अगेन पंजाब है, यहाँ पे वीट जो कल्टीवेशन होता है दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पज। दीज आर द फूड ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। ये स्टेट्स अगर यहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी तो पूरे भारत में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं सिनेरियो, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस है, मतलब बहुत अच्छा हमारे देश में प्रोडक्शन होता है। और देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे वीट और राइस जो स्टेपल क्रॉप है वो यहाँ ग्रो होते हैं, लेकिन पल्सेस जो है, पल्सेस समझते हो, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पल्सेस, लाइक जो ग्राम है चाहे आपका उड़द है, डिफरेंट जो आपके लेंटिल्स हैं, दे आर ग्रोन इन मध्य प्रदेश, बिकॉज मध्य प्रदेश में रेनफॉल मॉइस्चर कम होता है, रेनफॉल कम है, तो वहाँ पे ड्राई क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे बाजरा, मक्का, क्योंकि ये ऐसी फसलें जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया में क्रॉप्स नहीं होते, वहाँ पे कॉफी है, वहाँ पे टी है, वहाँ पे आपका रागी है ना, तो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं पूरे भारत में। लेकिन जो राइस और वीट की हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली ग्रो किए जाते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और राइस सबसे अधिक कहाँ पे ग्रो किया जाता है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। और वीट कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। और ये सब आपके सिलेबस में है मैप में, तो आपको आ सकता है एग्जाम में करने के लिए कि आप इन एरियाज को शो करिए। नेक्स्ट आपका है कर्नाटका, ये कमर्शियल फार्मिंग हो गया। कमर्शियल फार्मिंग के बाद आता है आपका प्लांटेशन, plantation farming. Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. अब हम कमर्शियल फार्मिंग में ही हम प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रोपड़ कृषि। इसमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन फार्मिंग को हम रोपड़ कृषि कहते हैं। एंड प्लांटेशन फार्मिंग को हम कमर्शियल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांटेशन में जो होता है आपका जो भी हम प्रोडक्शन होता है दैट इज ओनली फॉर द मार्केट, दैट इज मार्केट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टी है, अगर हम टी की खेती करेंगे तो क्या अपने घर के लिए थोड़ी करेंगे, है ना। टी है, चाहे कॉफी है, चाहे आपका बनाना है, या फिर आपका रबर है, या फिर और बहुत सारे क्रॉप्स हैं, शुगर केन है। तो ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो खुद के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होती है इनकी। अब आप रबर ग्रो करके क्या करोगे खेतों में, या फिर आप कॉफी अपने घर में कितना ग्रो करोगे, बिकॉज टी एंड कॉफी के तो पूरे प्लांटेशन होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली साउथ इंडिया में होता है जहाँ पे पूरे हिल्स कवर होते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप चले जाइए, हाँ, पूरे हिली एरियाज, एक पूरा का पूरा जो पहाड़ी होती है वो पूरे किसके अंडर में होती है, या तो टी या कॉफी में। तो ये छोटे स्केल पर तो किया नहीं जाता है, so it is a very large agricultural practice
which is undertaken by most of the time it is under the government sector. जो गवर्नमेंट होती है, टी है, कॉफी है, जैसे टाटा का भी है, तो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में भी होता है, और जो आपके गवर्नमेंट होता है उसके अंडर में मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट हाथों में होता है. तो आप जानते हो कर्नाटका, जैसे कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया. असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, दे आर द प्लांटेशन क्रॉप्स. इसमें इसकी खासियत क्या होती है, पहली चीज इट इज फॉर सेल इन द मार्केट. इसका जो भी प्रोडक्शन होता है हम मार्केट में बेचते हैं, ये बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, तभी तो आप मार्केट में बेचोगे, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल मार्केट. और इसीलिए देखो, जैसे हमारा चाय है, तो चाय जो है इंडियन, पहले हमारा एक छत्र रूल हुआ करता था कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज में हमारी पी जाती थी, लेकिन अब क्या है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो अब जो है मार्केट में आ चुके हैं. ठीक है, तो अब हमें हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, तभी हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाएगा. वरना बहुत बार जो होता है, हमारी टी की जगह लोग जो है दूसरी कंट्रीज क्या खरीद लेती है, श्रीलंकन टी, क्योंकि श्रीलंका में भी टी काफी अच्छी मात्रा में ग्रो किया जाता है. इंडियन रबर की जगह कहाँ से लोग खरीद लेते हैं, मलेशिया से, बिकॉज मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड. सो ऑल दीज जो आपकी क्रॉप्स हैं, दे आर प्लांटेशन क्रॉप्स. एंड इसकी खासियत क्या है, पहली चीज कमर्शियल पर्पस के लिए, सेकंड सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, एक ही क्रॉप पर पूरी तरह से एम्फेसाइज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने चाय ग्रो किया, उसके बीच में आपने गेहूं का लगा दिया या कोई सब्जी लगा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, जिसको हम स्टेट्स कहते हैं, ESTATES. ठीक है, और ये कैश क्रॉप्स होते हैं. कैश क्रॉप क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, पैसे कमाते हैं हम. ठीक है, सो दे आर कैश क्रॉप्स, दे आर देयर इज ओनली सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन है, सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया. देन ये स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका. मैनेजमेंट मतलब, अब जैसे कि हमने गेहूं बोया, चावल बोया, तो उसके लिए कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो घर के लोग जो होते हैं वही खेती करवा लेते हैं. लेकिन क्योंकि ये मार्केट में सेल होना है, तो ये पूरा एक सिस्टम, जैसे इंडस्ट्री होती है ना, टी इंडस्ट्री होती है, कॉफी इंडस्ट्री है, तो ये सरकार इसमें पूरा एक इंडस्ट्री बनाती है. इसमें ऑफिसर्स को जो है रिक्रूट किया जाता है कि वो पूरा ऊपर से नीचे पूरा काम देखेंगे कि कैसे मतलब खेती कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे करवानी है, कैसे इसको मार्केट में सेल करना है. तो पूरा स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर होता है. अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो भी, और अगर प्राइवेट हाथों में है तो भी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि इसको केयर करना बहुत जरूरी है ना. आप सोच लीजिए कि जो इसकी फार्मिंग होती है, कोई आसान काम नहीं होता है कि आप टी फार्मिंग कर लें या कॉफी की फार्मिंग करें. रबर प्लांटेशन जो होते हैं, दे आर डन ऑन एकर्स ऑफ लैंड. तो ये जो है प्राइवेट कंपनीज करती हैं, या तो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में होता है. देन नेक्स्ट है, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जहां भी प्लांटेशन फार्मिंग होती है, इट इज वेल कनेक्टेड टू द मार्केट एंड टू द इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, जहां भी टी प्लांटेशन होते हैं, वहीं आसपास उसी एरिया में क्या होगा, इंडस्ट्री भी होगी. टी जो फैक्ट्री होती है वो वहीं पर होगी, ताकि जो टेंडर लीव्स होते हैं उनको तोड़े, जैसे ही वो उसे तोड़ते हैं, तुरंत उसे कहाँ पहुंचाते हैं, इंडस्ट्री में, और इन फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करके, उसको पैक करके फिर मार्केट में भेजा जाता है. बिकॉज दीज आर पेरिशेबल आइटम्स. जितना आप टाइम लगाओगे, उसकी पत्तियां जितना आप देर करोगे, वो क्या होती जाएंगी, सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी. तो फिर उसको जो है आप प्रॉपरली उसको बेस्ट क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. चाहे रबर है, अब आपने रबर का जो भी है लेटेस्ट वो निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, अब आप उसे जितना देर करोगे उतना ही वो उसकी वैल्यू खत्म होती चली जाएगी. तो जो भी प्लांटेशन फार्मिंग जहां भी होती है, दे शुड बी वेल कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री एंड टू द मार्केट. तो उसके आसपास का एरिया पूरा जो है रोड हमें प्रॉपर बनानी पड़ती है. अगर आप कभी किसी ने टी और कॉफी गार्डन देखा है, तो आपने देखा है वहाँ पे रोड्स वेल कनेक्टेड होती हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि फैक्ट्री भी वहीं पर होती है. जैसे हम लोग कहाँ गए थे, केरल गए थे एक बार, तो हमने देखा था मुन्नार के पास, तो वहाँ पे टी गार्डन भी था और टी था, और वहीं साथ ही साथ पूरी फैक्ट्री भी थी. वो पूरा टाटा ने खरीद रखा था, टाटा का पूरा टी स्टेट था वो. तो बस आप समझ लीजिए पूरी पहाड़ियों पे आप देखो कि टी के गार्डन आपने देखा होगा पूरे. हाँ, कॉफी, तो कर्नाटका में भी कॉफी होता है, केरल में भी होता है. तो पूरे के पूरे वहां से मैं तो टी गार्डन जो देखा पूरा. देन रबर भी देखा हुआ है. रबर भी आपके जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, और उसमें मतलब उसे कट करके वहां पे कुछ बास्केट टाइप का कुछ ऐसे लगा देते हैं, तो उसमें से जो लेटेक्स निकलता है. तो ये सब आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में होता है, और ये काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है. और आपको पता है प्लांटेशन इंडिया में कहाँ से आया है, फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. जब यूरोपियंस ने हम पे रूल किया था,
तो उन्हें हमारा जो देखो सबसे बेनिफिट क्या है कि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, वी आर ट्रॉपिकल कंट्री, हमारा क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो इंडियन समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप्स, बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप्स कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट, लाइक इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वैसे क्लाइमेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लाइक इंडोनेशिया, वहां पर उन्होंने रबर को इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में मलेशिया में रबर इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में उन्होंने टी और कॉफी इंट्रोड्यूस किया। तो जो टी आज आप देखते हो वो ब्रिटिशर्स की ही देन है, ऑल्दो ये बात डिफरेंट है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, ठीक है ना, ताकि वो ग्रो करते थे और पूरे वर्ल्ड मार्केट में उसको सेल करते थे। तो बेसिकली जो हमारे जो ये सब है ये ब्रिटिशर्स की देन है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव भी होता है, पूंजी अधिक लगती है इसमें, क्योंकि सब कुछ मशीन से हो रहा है, इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए आपको। स्किल्ड मतलब जो प्रॉपरली जैसे लीव्स है उनको काट सके, रबर को एक्सट्रैक्ट कर सके या कॉफी प्लांटेशन कर सके, तो इसमें आम लेबर की जरूरत नहीं होती, इसमें ट्रेन लेबर चाहिए आपको, ठीक है ना। सो दे रिक्वायर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स। देन इट इज कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, क्योंकि आप मशीन यूज कर रहे हो, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो और आप पूरा स्किल्ड लेबर्स को रख रहे हो, इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हो, सो आपके पास पूंजी होनी चाहिए। इसीलिए ये कौन करता है, कोई सिंगल फार्मर नहीं करता है, कौन करता है, प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। आप कुछ थोड़े स्किल पे कर सकते हो लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होगा। देन all the produce is used as raw material in respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. टी कहाँ सबसे अधिक ग्रो होता है, टी असम में, ठीक है। कॉफी कर्नाटका में, यहाँ लिखा ना, कर्नाटका are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transportation and communication is very important. Processing industries and market plays an important role in the development of plantations. So as I said, that to supply raw material from plantation, states to industry, and from industry to market, a good transportation network is very important. ये हमारा कमर्शियल क्रॉपिंग खत्म हो गई। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न, ये आपको समझ में आ गया। So far we have studied about two types of farming. One is in subsistence farming and other is commercial farming. In subsistence farming, we studied two types of farming. One is shifting cultivation, which is known as primitive subsistence farming, and the other is intensive subsistence farming. So primitive is for self consumption, जिसको हम shifting cultivation कहते हैं, but now the trend of shifting cultivation is slowly declining. In fact बहुत जगह से खत्म भी कर दिया जा चुका है, because it is not good for environment. Environment friendly नहीं है, पता है ना shifting cultivation. उसके बाद आपका नेक्स्ट था इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आता है, इज प्रैक्टिस्ड इन दोज एरियाज वेयर लैंड इज लेस एंड पॉपुलेशन इज हाई. So we have to achieve maximum production from the limited land. So best inputs are used. Then हमने क्या पढ़ा, commercial farming. Commercial farming is totally for sale in the market. And plantation commercial farming का एक पार्ट है plantation farming. Plantation farming में एक सिंगल क्रॉप के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन. हम एक क्रॉप के स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसको पूरी तरह से बेस्ट क्वालिटी में उसको ग्रो करते हैं, बिकॉज दे आर फॉर सेल इन नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल मार्केट. वी हैव टू कम्पीट विद डिफरेंट कंट्रीज. तो ये सब मैंने आपको बता दिया है. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न. अब हम इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं? पैटर्न पूछ रहे. पैटर्न मीन्स कि किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. गणेश आप बता रहे थे, बताओ. कुछ बता रहे थे. एनीबडी एल्स? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? शगुन. हाँ शगुन बताओ जरा, इंडिया में कितने एग्रीकल्चर या फार्मिंग सीजन्स होते हैं? 2 होते हैं. बताओ कौन कौन से होते हैं? ओके आप बताइए. समर एंड विंटर. क्या नाम है आपका? रेनी सीजन. ओके हाँ बताइए. व्हाट्स योर नेम?
रेशमा, हाँ रेशमा बताओ। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई अच्छा किया, आपने वैसे सही बताया कि विंटर और क्या बताया, रेनी सीजन, ठीक है, या समर, जो सही आप लोगों ने बताया। लेकिन जो करेक्ट नेम क्या रेशमा ने बताया, दैट इज रबी, खरीफ इज द फर्स्ट सीजन, देन कम्स रबी। ये मैंने आपको बताया था पूरा कि 3 वर्ड्स हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हिंदी में, है ना, खरीफ, खरीफ, इसमें 3 आपके वर्ड्स है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चावल। रबी में कितने वर्ड्स हैं, 2, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गेहूं, ठीक है। तो ये आपके स्टेपल क्रॉप्स हैं। खरीफ सीजन, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, विच सीजन इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया, खरीफ। इनफैक्ट खरीफ सीजन का मिड चल रहा है, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द मिड ऑफ जून। जब भी हमारा मानसून का अराइवल होता है उस समय हमारा खरीफ सीजन चलता है, और इस समय वो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं विच रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ water, or they are water intensive crops like paddy crop. Paddy means rice. Alright, अब हम देखते हैं, पहले इसमें दिया हुआ है रबी क्रॉप्स, हम लोग इसमें रबी से स्टार्ट किया गया है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, ठीक है। तो आपका जो विंटर का जब स्टार्ट होता है, अक्टूबर का टाइम आता है, तो हम खेतों में क्या ग्रो करते हैं, किसान क्या बोते हैं अपने खेतों में, गेहूं। देखो, गर्मियों में बारिश के टाइम में बोया जाता है चावल। आप लोगों ने अपने गांव में नहीं कभी देखा है, अभी धान का रोपा करते हैं ना, देखा है कि जब एक ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू, तो चावल अभी ग्रो किया जाता है, ठीक है, बारिश के टाइम में। इसको हम खरीफ सीजन कहते हैं। जब खरीफ खत्म होगा तो आपका कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, रबी। अब हमारा ये गर्मियां, ये रेनी सीजन कब तक खत्म होगा, आपका अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक। उसके बाद हल्की ठंडियां शुरू हो जाती है, तो हम लोग क्या बोते हैं अपने खेतों में, गेहूं, क्योंकि गेहूं को कम टेम्परेचर चाहिए और बारिश की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो हम लोग गेहूं अपने खेतों में बोते हैं। तो ये अक्टूबर तक चलता है, और फिर हमने अक्टूबर में बो दिया गेहूं, उसके बाद ये कब तक चलेगा, अब मार्च तक। मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, फरवरी एंड और मार्च में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, मतलब हार्वेस्ट मतलब काट देते हैं फसलों को, गेहूं को काट दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम एक जो महीना होता है, मार्च का जो महीना होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाइक कुकम्बर हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये जो हमारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो उनको हम ग्रो करते हैं। उसके बाद अगेन जैसे हमारा जो है मेन जो हमारा मानसून का टाइम आता है, तो हम फिर से उसमें चावल की खेती करते हैं। और चावल कब काट देते हैं हम लोग, जैसे अभी चल रहा है हमारा अगस्त है ना, ये अगस्त सितंबर लास्ट और अक्टूबर तक हम लोग अब चावल को हार्वेस्ट कर देंगे, खेतों से काट देते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे सीजन होते हैं। रबी जो है इट इज रिलेटेड टू विंटर सीजन, खरीफ इज रिलेटेड टू रेनी सीजन, जो अभी हमारा खरीफ चल रहा है। खरीफ के बाद रबी होगा, रबी के बाद जेड, जिसमें हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। तो रबी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्रैल टू जून में हम जो है काट देते हैं फसलों को, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, मटर, पीस, मटर बोया जाता है ना खेतों में, सर्दियों में ही मटर मिलता है आपको, ग्राम एंड मस्टर्ड। सो दीज आर जो है योर इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स. These crops are grown in large parts of India. States from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and UP are important production of wheat and other crops. तो वैसे रबी क्रॉप जगह जगह बोया जाता है स्मॉल बेल्ट्स में, लेकिन जो स्टेट्स में अंडरलाइन कराए वहाँ पे जो है ज्यादा अमाउंट में रबी क्रॉप्स को है बोया जाता है। नेक्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप। इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी बस मैंने आपको बता दिया कि किस सीजन में किस मंथ में होता है, देन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और किस स्टेट में ग्रो किए जाते हैं, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। जैसे मॉनसून की शुरुआत होने वाली होती है, खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। जैसे मैंने आपको बताया सितंबर खत्म होते होते अक्टूबर स्टार्टिंग में जो है आपका गेहूं के चावल की जो फसल है उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। यस, देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हैं इसमें, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोया बीन। तो दीज क्रॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता है ना एमसीक्यू टर्म 1 में आपका जो टर्म 2 का वैसे सिलेबस है,
लेकिन जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो इसमें कोई भी क्रॉप लेके आपसे पूछा जा सकता है कि राइस इज ए विच सीजनल क्रॉप, और फिर या फिर खरीफ में कौन सा क्रॉप आता है, 3-4 का ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से इसको पढ़ लेना अच्छे से, मेन 4 क्रॉप तो उसके पढ़ लेना कि कौन से विंटर के क्रॉप है, कौन से समर के हैं। जैसे मैंने रबी का आपको बता दिया वीट है मेन, खरीफ का कौन सा है, चावल है, और सीजनल फ्रूट्स किसमें आते हैं आपके, जैद में, ठीक है। और ये किन राज्यों में होता है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश में। आपको वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। वेस्ट बंगाल में जो किसान होते हैं अपने खेतों में 3 बार जो है चावल की खेती करते हैं, मतलब कभी भी अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ते, फैलो नहीं छोड़ते। दे डू दे प्रैक्टिस और दे ग्रो राइस 3 राइस क्रॉप्स इन अ ईयर इन देयर एग्रीकल्चरल प्लॉट्स। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेनली जो है चावल ही खाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में 3 बार इनको बोया जाता है चावल को, उसको हम कहते हैं औस, अमन एंड बोरो। देन लास्ट सीजन है आपका जेड सीजन, जो कि आपका समर के टाइम में चलता है, एंड इसमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, एंड देन और कुछ दिया है कुकम्बर के बाद, और क्या है, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा क्रॉप है जो 1 साल लगता है पूरा ग्रो होने में, तो कौन सा क्रॉप होगा, शुगर केन। तो शुगर केन जो होता है 1 साल लग जाता है उसको, ठीक है। तो मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है शुगर केन के ऊपर फार्मर्स को। नाउ मेजर क्रॉप्स, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना, लेकिन एक ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है अगर मान लो हम आगे का बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं जानते, क्योंकि टर्म 1 में तो उन्होंने एमसीक्यू का है, तो एमसीक्यू में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होता है राइस का, या फिर राइस कहाँ सबसे अधिक ग्रो किया जाता है, तो आप ही नहीं जानते क्या। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम होते हैं जब आपके फाइनल, तो उसमें अगर क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि राइस का जो जोग्राफिकल कंडीशन है ग्रोथ का, उस पर आप एक्सप्लेन करो, या फिर वीट का एक्सप्लेन करो, तो ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग एक बार इन क्रॉप्स को ग्रो जो है देखते हैं ये क्या किस तरह से ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट इज द राइस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ आवर कंट्री, and our country is the second largest producer of rice in the world after China. So after China we are the largest producer of rice. It is a which season crop, kharif crop, and it requires temperature above 25 degree centigrade. तभी तो हम लोग इसे गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं ना, क्योंकि इस समय टेम्परेचर हाई होता है, तो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर नियर टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होता है इसे, हवा में क्या होनी चाहिए, नमी, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, मतलब वैसे 200 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होना चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट गोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। बट कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, इसको सप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन समझते हो ना, व्हाट इज इरिगेशन? Yes. Irrigation is a system or process through which we provide sufficient moisture to the soil so that production can be 100% achieved. ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो रही है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती है, जितनी मतलब प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, पानी को सप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम, लाइक कैनाल्स बनाना। आप कभी गाँव गए तो आपने देखा है यूपी में, जैसे जो पहाड़ी एरियाज हैं, लेकिन जैसे हमने यूपी में देखा है, बिहार में, तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे नहरें होती हैं, ठीक है ना, जैसे बड़ी नदी से नहर बनाई जाती है जिसको हम कैनाल्स कहते हैं, और उन नहरों में से भी नाले बनाए जाते हैं जो एक एक खेतों तक पहुंचाए जाते हैं। तो फार्मर जो है उन नहरों को काट काट के छोटे छोटे इतने छोटे बड़े बड़े जो है एक नाले फॉर्म में बनाते हैं, जिससे पानी जो होता है वो डिफरेंट सप्लाई होता है, इंडिविजुअल खेतों तक पहुंचता है। तो ये आपका है, ये क्या है, इरिगेशन सिस्टम। देन हम वी कैन यूज ऑल्सो ट्यूबवेल, वी कैन यूज वेल वाटर, वी कैन यूज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम टैंक में वाटर स्टोर करके रखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में होता है टैंक इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। तो दिस इज नोन एज इरिगेशन प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है इंडियन मानसून इज हाईली इरेटिक इन नेचर। इरेटिक मतलब इट इज नॉट रिलायबल,
हम कहते हैं 3 महीने बारिश होगी, बट कोई कंफर्म नहीं है कि 3 महीने बारिश होती है या नहीं होती, या उतने अमाउंट में होती है। आप जानते हो किसी साल बारिश बहुत ज्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, किसी साल ऐसी बारिश होती है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। सो यू कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन द मॉनसून रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर, ये तो हमारी पूरा रेनफॉल वही खराब हो जाएगा। अब राइस कहाँ कहाँ ग्रो होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो हमारा पूरा गंगा प्लेन है, समझ लो कि पंजाब से लेके पूरा जो वेस्ट बंगाल तक का बेल्ट है, असम तक का बेल्ट है, वो सबसे अधिक जो है प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बिकॉज ऑफ वेल सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ रिवर्स, गंगा रिवर, इंडस रिवर, वो आपकी जो सतलुज रिवर है पंजाब में, और यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी हो जाती है, तो इसीलिए। देन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड डेल्टाइक रीजन्स, जैसे नर्मदा, आपका कृष्णा डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, तो जहाँ पे भी डेल्टा होता है, डेल्टा इज ए हाईली फर्टाइल पार्ट, ठीक है। डेल्टा सब जानते हो ना क्या होता है? पता है डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है बताओ? स्वाति, अनुष्का, ओके। बेसिकली डेल्टा इज रिलेटेड टू द रिवर। वैसे तो आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो, आप लोग बस मुझे लगता है क्लासेस को आगे बढ़ते जा रहे हो विदाउट एनी नॉलेज। आपसे अगर एक भी एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाए तो आपको कुछ नहीं पता रहता एबीसीडी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। वरना डेल्टा वर्ड आप कितनी बार पढ़ चुके हो, 9th में ही आपका डेल्टा वर्ड था जब आप ड्रेनेज पढ़ते हो तो उसमें, और नहीं भी तो ऐसे डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपने नहीं सुना क्या होता है? लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कोई भी नदी एक बहुत लंबा सफर तय करके आती है, उसका माउंटेन से उसका ओरिजिन होता है। लाइक गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? माउंटेन से। फिर वो डिफरेंट फीचर्स को बनाते हुए आती है, जैसे कि वाटरफॉल बनाती है या वी शेप वैलीज को बनाती है। जैसे आप आगे जाओ तो वी शेप वैली आपको देखने को मिलती है। जो गंगा रिवर यहाँ पर है ऋषिकेश में, वैसे आपको पीछे नहीं मिलेगी पहाड़ों में, तो बिल्कुल आपको देखेगा कि ऐसे वी शेप वैली है और उसमें पतली सी धारा बह रही है गंगा रिवर की, तो बहुत सारे फीचर्स बनाती है। उसके बाद जब वो प्लेन एरिया में आती है तो मियंडर फॉर्म में बहती है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में, उसको मियंडर कहते हैं। ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स बनते हैं। उसके बाद जब वो अपने लास्ट स्टेज में होती है, जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है, ड्रेन होने वाली होती है सी या ओशन में, उससे पहले वो क्या करती है, अपने साथ जितना सेडिमेंट लेकर आई होती है, जितनी भी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो भी अपने साथ लेकर आई होती है, वो उसे मर्ज होने से पहले इकट्ठा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि उस समय उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। लास्ट स्टेज होता है रिवर का, बिल्कुल उसमें स्पीड नहीं होती है, और वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे आप ये फिंगर्स देख रहे हो, ये मेन रिवर है और डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। और जो उसके चैनल्स होते हैं उसके आसपास क्या डिपॉजिट करती है? सेडिमेंट्स, जो भी अपने साथ वो मड, सिल्ट, क्ले जो भी अपने साथ लेकर आई होती है, बारीक पत्थर जो भी, क्योंकि उतनी देर दूर तक वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर तो लेके जा नहीं पाएगी रिवर, उसकी स्पीड कम हो जाती है प्लेन एरिया में आते ही, ठीक है। तो अपने लास्ट स्टेज में, जैसे कि रिवर गंगा जैसी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली होती है, उससे पहले वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, चैनल्स में कट जाती है, और वहां पे पूरा सेडिमेंट अपना डिपॉजिट कर देती है। उस सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और ये मत सोचो कि बस थोड़ा सा ये होता है, इट कवर्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एरिया जो होता है, उसका एकड़ ऑफ एरियाज होते हैं उसमें, बहुत बड़ा होता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरवन उसी में आता है पूरा, और वहाँ पे फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो पूरा सेडिमेंट से भरा होता है, एलुवियल सॉइल होती है, तो उसमें फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। तो जितनी भी अब ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र तो बहुत बड़ा डेल्टा है, बट जो आपका कृष्णा डेल्टा है, कहाँ पे कृष्णा डेल्टा? किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देन आपका गोदावरी डेल्टा है, देन और भी महानदी डेल्टा है। तो ये जितनी भी डेल्टाज हैं ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, और यहाँ पे काफी अच्छी कृषि की जाती है, स्पेशली यहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tubeless have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan. तो ये जो मैंने आपको बताया डेल्टा रीजन्स या जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं यहाँ, और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, ये नेचुरल एरियाज हैं, बिकॉज दे आर हाईली फर्टाइल। यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, यहाँ पे रिवर्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये एरिया तो मतलब नेचुरल ग्रो किया जाता है, राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे पानी इतना अवेलेबल नहीं है, तब भी वो ग्रो किए जाते हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। आपको पता है हरियाणा बहुत थोड़ा ड्राई एरिया है ना, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, ना वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन तब भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम डेवलप है थ्रू गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान में क्या आपको पता है कौन सी कैनाल है? इंदिरा गांधी कैनाल। या फिर हरियाणा में भी जो है कैनाल्स बनाए गए हैं, फार्मर्स के पास ट्यूबवेल्स हैं। सेम विद
पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन जो है का जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने राइस पढ़ा है। कल जो है हम लोग कल तो आपका ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइस के बाद जो भी है उनको टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे।